नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 2-4 दिन से फ्रांस में दंगे भड़के हुए हैं और इस दंगे के कारण पूरा फ्रांस जल रहा है। यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 3-4 साल पहले जब यूरोप में इस तरह से कुछ हिंसाएं हुई थी, घटनाएं घटी थी, एग्जाम में सवाल आ गया था। तो आज हम यूपी पीसीएस के हिसाब से देखेंगे कि फ्रांस के दंगे, उसका एक तो बैकग्राउंड क्या है और एग्जाम के हिसाब से कैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको रोज इस तरह के करंट अफेयर्स देखने को मिल सके। पहले देखते हैं टॉपिक किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए GS1 का जो आपका टॉपिक है 13, 14, 15, इसमें आप देखिए कि ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जो ये है जो कि एग्जाम में सवाल आता है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम है ये, इसको समझिएगा थोड़ा सा। जब अभी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दंगे का कारण क्या है, इसकी लेयर क्या है। इन लेयर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आपका 13, 14, 15 जो है वो माइग्रेशन, पॉपुलेशन, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, GS1 के ऊपर है। तो एक ना एक सवाल आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, मेंस में पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। और ऐसे में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए आपको एक टॉपिक जो है बकायदा बन रहा है, जिससे कि आपको मेंस के आपका ऐसे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। शुरू करने के बाद दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। 17 मंथ्स का जो है कोर्स हम आपको दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए, जो प्री प्लस मेंस का रहेगा। वीडियो PDF टेस्ट के माध्यम से पूरी तैयारी कराई जाएगी और फीस जो है मात्र 4,500 रुपया है। 9919521555 पे कॉल करके आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि हुआ क्या। आपको 1 मिनट के अंदर एक मोटा मोटा बैकग्राउंड दे देता हूं आपको मैं। देखिए, एक होता है तात्कालीन कारण, यानी इमीडिएट कॉज, तुरंत हुआ क्या, और एक होता है उसके पीछे का जो मेन कॉज होता है, मेन कारण होता है। तो पहले देखते हैं तात्कालीन कारण क्या रहे। हुआ ये कि एक 17 साल का लड़का नेहाल, ठीक है, नेहाल हो सकता है, ये नाम का लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 17 साल की एज थी उसकी, ठीक है, और बीच में इसने कई जो है ट्रैफिक सिग्नल्स का उल्लंघन किया। पुलिस वाले ने इसको रोकने की कोशिश की। पुलिस वाले ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो ये पुलिस वाले से भागना शुरू किया, भाग रहा था। अब भागने के चक्कर में हुआ ये कि पुलिस वाला से रोकने की कोशिश करने लगा और पुलिस वाला ने गोली मारी। अब ऐसा पुलिस वाला कह रहा था कि मैं तो पैर पे गोली मारना चाहता था, बट समहाउ गोली गलत निशाना लगा और वो ब्रेन में लगी और ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया और नेहाल की जो है वो मृत्यु हो गई। अब यह है तात्कालीन कारण कि एक 17 साल का लड़का जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सिग्नल्स तोड़ रहा था, पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की, वो भागा और पुलिस वाले ने उसको रोकने के प्रयास में गोली चलाई। पुलिस वाले के हिसाब से वो उसको पैर में मार रहा था, लेकिन गोली जाके लगी सर में और वो जाके मर गया। उसके मरने के बाद से ही पूरा फ्रांस जो है वो जलने लगा। इतने दंगे भड़के कि पेरिस में दंगे भड़ गए, लगभग 40, 50, 70, 60-70 लोग मर चुके हैं, अभी तक लोग मर रहे हैं और काफी ज्यादा लूटपाट मच गई है। आग लगा दी गई है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में आग लगा दी गई है, लाइब्रेरी में आग लग रही है, हॉस्पिटल्स में लग रही है, ठीक है। लोग डिपार्टमेंटल स्टोर लूट रहे हैं। जो सरकार है, सरकार ने तो ये बोला कि भाई, पहले तो उन्होंने बोला कि पुलिस वाले जो है वो गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने गलत काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, जो दंगे हो रहे वो भी गलत हो रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि वो किस रुक जाए। अब ये तो देखिए कारण बना, एक तात्कालीन कारण बना कि हाँ भाई, एक बच्चे को गोली लग गई, उसके बाद उसके पुलिस वालों ने मारा, उसके खिलाफ जो है गुस्सा, पब्लिक का गुस्सा जो है वो भड़का और पब्लिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई है। अब सवाल जो उठता है कि गुस्सा क्यों है पब्लिक के अंदर, ऐसा क्या कारण है कि पब्लिक इतना गुस्सा है कि एक बच्चे को गोली लग जाने से, जो कि बहुत ही गलत इंसिडेंस है, मतलब इसको मैं फेवर में नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ऐसा घटना से लोग में इतना आक्रोश आ जाता है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा दबा हुआ बैठा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी कि एक ट्रिगर पॉइंट आया और इस ट्रिगर पॉइंट ने इतना ज्यादा बवाल कर दिया। तो इस गुस्से का जो है, उस जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैंने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दिया है। अब समझते हैं इसकी जो जड़ है ना, वो आज की नहीं है, ये कुछ 40-50 साल से है और पिछले कुछ 10-15 साल में ज्यादा ही हो गई है, और वो है माइग्रेशन। जब एक इंसान जहां पैदा होता है उस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है,
ठीक है, माइग्रेशन होता है। अब माइग्रेशन को लेकर कहानी ये है कि लीगल भी माइग्रेशन होता है कि भाई जैसे आदमी की नौकरी कहीं लग गई, इंडियंस की नौकरी अमेरिका में लग जाती है, लोग चले जाते हैं तो माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ इंटरनल माइग्रेशन भी होते हैं कि मतलब यूपी का बंदा चला गया महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र का बंदा गुजरात चला गया, स्टेट है तो ये तो अपने देश में, लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है उसे माइग्रेशन कहा जाता है। अब कुछ इलीगल माइग्रेशन भी होती हैं, यानी कि सरकार ने अलाउ नहीं किया बट लोग चले गए, छुपते छुपाते हुए चले गए, वहां पे वहीं पे जाके बस जाते हैं। ऐसा बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन आप अमेरिका और मैक्सिको के हिसाब से देखते हो, जो मैक्सिकन जो हैं बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट करते हैं हो जाते हैं, अमेरिका की उसमें आते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि बहुत सारा माइग्रेशन हुआ अफ्रीका, ठीक है, सेंट्रल जो मिडिल ईस्ट है वहां से यूरोप की तरफ हुआ। अब माइग्रेशन क्यों हुआ, 2-3 कारण है माइग्रेशन के भी, ठीक है। जो माइग्रेशन हुआ है पहले तो समझते कि ये आप जो देख रहे हैं लीबिया से लोग गए, यहाँ पे टर्की से लोग जा रहे हैं, सीरिया से जा रहे हैं, ईरान से जा रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग जो हैं वो जा रहे हैं, ये सूडान से लोग जा रहे हैं, यहां पर गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा पहले देखते हैं कि अभी बताऊंगा कि क्या क्या क्यों हुआ, लेकिन देखते हैं कि किस तरह के लोग गए। आप देखिए लगभग 56.1% जो है वो मेडिटेरियन सी जो क्रॉस के लोगों ने, एक आंकड़ा है, सीरिया के लोग थे, अफगान लगभग 24% थे, इराकी 10% है, पाकिस्तानी 2.7% हैं, सोमालिया के हैं, इरिट्रिया के हैं, ये लोग मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके जा रहे हैं। मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर जो है उसे क्रॉस करके जा रहे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, छोटी सी नाव है, उसमें कम से कम 100 लोग बैठे हुए हैं और चले आ रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा तूफान आ गया और ये नाव पलट जाती है, फिर लोग मारे जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार आपने न्यूज़ सुना होगा, लेकिन लोग जान पर खेल कर जाते हैं वहां पर, ठीक है। अब ऐसा क्या है वहां पर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं कि देखिए ये जो क्राइसिस है, यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस है, इतने सारे जो कंट्रीज हैं वो यूरोप की तरफ माइग्रेट किए। सीरिया में देखिए सबसे ज्यादा लोग सीरिया की तरफ, आपको पता है सीरिया में बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, सीरिया के बहुत सारे लोग वहां गए, कोसोवो हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अल्बानिया, जितने भी युद्ध ग्रसित इलाके हैं जहां पर अनस्टेबिलिटी है, जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां से लोग भागे हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में, वहां से लोग भागे हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में। और यूरोप, हम सबको पता है कि यूरोप में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने पिछले 200 सालों के अंदर बहुत डेवलपमेंट किया है, वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अगर कंपेयर करेंगे एक अफ्रीकन कंट्री से, एक सीरिया की कंट्री से, एक ईरानी कंट्री से, आपको वहां बेहतर लगेगा। तो लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं, अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आते हैं, उनको लगता है कि वहां काम करने को मिलेगा, तो ये माइग्रेशन करते हैं। एक कारण और भी है, एक तो चलो लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, एक दूसरा एंगल लेते हैं जहां पर यूरोप की कंट्रीज को भी माइग्रेंट्स चाहिए। भाई एक तो हो गया कि जैसे अब कोई मान लो कि बांग्लादेश का बंदा हिंदुस्तान आना चाहे इलीगल तरीके से, तो क्या इंडिया से एक्सेप्ट करेगा? इंडिया मना कर देगा, ठीक है। तो यूरोपियंस ने क्यों नहीं मना किया? यूरोपियंस क्यों मतलब सख्ती नहीं कर पाए कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है या माइग्रेंट्स भी कह सकते हैं, उन्हें रोकने के लिए यूरोपियन ने क्यों नहीं कहा? तो इसका बड़ा कारण है कि देखिए यूरोप ने पिछले 200 साल के अंदर जो डेवलपमेंट किया है, तो वहां की जो आम जनता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया है। अब वो लोग छोटे मोटे काम करने को तैयार नहीं है, जो छोटे मोटे डेली काम होते हैं उसे करने के लिए तैयार नहीं है, तो लेबर फोर्स अब वहां पर बची नहीं है। हालत यह है कि यूरोप के अंदर 40-45 साल की उम्र आते आते ही एक नॉर्मल जो एक मध्यम वर्गीय यूरोपियन होता है वो रिटायरमेंट की सोचता है, वो सोचता है मैं रिटायर हो जाऊं। अब वो 40-45 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? तो जो काम करने के लिए लोगों को, जो इन कंट्रीज को मैन पावर चाहिए, मैन पावर के लिए वो ऐसे कंट्रीज के लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो आए और वहां पर काम करें। तो मजबूरी कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज की भी है कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाला कौन होगा, उनके खेतों में काम करने वाले कौन होंगे, छोटे मोटे डेली वाले काम जो होते हैं उन्हें काम करने वाला कौन होगा। तो उनको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं, इसीलिए ये माइग्रेंट्स को अलाउ कर देते हैं। अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा के अंदर आप देखो कि बहुत सारे पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, जो यहां पर आप देखते हो कि बहुत सारे पंजाबी जो हैं वहां जाते हैं और खुला वहां पे इनविटेशन हो रखा है कि आज आइएगा। अब कनाडा इतना बड़ा कंट्री है, इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए आपको लोग चाहिए। अब वहां पर आम कनेडियन, एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, दूसरी बात करना भी नहीं चाहता, तो दुनिया एक कंट्री चलेगा कैसे? तो बुला लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे ये लोग जाते हैं, चले तो गए यहां पे, ठीक है।
तो वहां पे काम भी किया उन लोगों ने, ऐसी बात है। तो आपने दो एंगल देख लिए। पहला एंगल क्या देखा कि एक बेहतर जिंदगी की तलाश में गए, दूसरा एंगल देखा आपने कि उन कंट्रीज को भी जरूरत थोड़ी बहुत महसूस की, और तीसरा कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 साल के अंदर जो वहां पे वॉर हुई है, मिडिल ईस्ट में वॉर हुई है, बहुत सारे डिस्टर्ब हुए हैं और वो लोग मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोपियंस को लगता है कि चलो यार, हमने नेटो के तहत जो ISIS के खिलाफ मुहिम छेड़ी, वहां पर सीरिया और इराक और जॉर्डन वगैरह बम फेंके, तो वहां के लोग हैं तो थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या रहता है कि चीप मैन पावर मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब इस मैगजीन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी रहे। क्या पॉजिटिव पॉइंट रहे कि जहां 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 पे ये लोग गए, जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि एक मिनट, कि कुछ पॉजिटिव अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते क्या है कि 2019 में लगभग 50 लाख लोग जो हैं वो न्यू परमानेंट माइग्रेंट सेटल्ड हुए OECD कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लगभग 50 लाख लोग सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी तादाद है ये, ठीक है। अच्छा, अब यूरोपियन रीजन के अंदर लगभग 14% ऑल कीज वर्कर्स दैट वर एसेंशियल ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि अब ये देखो कि सिर्फ पेंडेमिक में, ये छोटा मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि माइग्रेंट्स वर्कर की कितनी इंपॉर्टेंस है यूरोप के अंदर, कि पेंडेमिक जब आता है तो लगभग 14% जो मैन पावर है, मैन फोर्स है, वो माइग्रेंट वर्कर्स की होती है। वो लोग समझिए कि रीढ़ की हड्डी बन के वहां पे एक प्रशासन का काम करते हैं और इतना बड़ा पेंडेमिक को एक झेल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं इसके अंदर अब माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूशन। अब यहां पे इकोनॉमी देखिए क्या है कि जहां जहां एक बहुत कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या रही माइग्रेशन की, कि जहां पर 10% माइग्रेंट्स हैं, मतलब किसी शहर के अंदर 10% माइग्रेंट्स हैं, तो वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है लगभग 0.15% बढ़ी है। मतलब जिस इलाके में लगभग 10% अगर माइग्रेंट्स आ गए तो ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ता हुआ देखा गया है। तो मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करने में ये माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और खासकर छोटे कामों के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। 80% माइग्रेंट्स इन द OECD लिव्स इन अ मेट्रो। अच्छा, एक आंकड़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जितने लोग हैं उससे 80% लोग सिटीज में रहते हैं। कहां रहते हैं? शहर में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं। 80% लोग सिटीज में रहते हैं, वहां पर अच्छा खास तादाद में वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े आपको देखने में। तो अब ये तो हमने देख लिया कि माइग्रेंट वर्कर्स से बहुत हेल्प मिलती है यूरोप को, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन उभारने में या पेंडेमिक से उभारने में इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव चीजों की, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो, बहुत डिटेल में जाइएगा। देखिए, अगर आपके घर में खाना है, बहुत बढ़िया खाना बना हुआ है, तो आप क्या करोगे? अगर कोई मेहमान आ जाएगा तो आप उसको जरूर परस दोगे, दे दोगे कि हाँ भाई तुम भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया, तुम भी खा लो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके घर में आपके लिए ही खाना ना हो और उस समय कोई मेहमान आ जाए, तो आपका दिमाग बड़ा खराब हो जाएगा, फिर आप उसे ऑफर नहीं करोगे कि आप खा लो। कुछ सिचुएशन सेम जो है वो यूरोप में भी हो गई। यूरोप ने जब माइग्रेंट्स को इनवाइट किया था कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उस समय क्या था? उस समय यूरोप एक तरक्की कर रहा था, इकोनॉमिक बूम पे था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। तो जो जितने यूरोपियंस थे उनको भी पैसा कमा रहे थे, और जो बच रहा था उससे वो माइग्रेंट्स को दे देते थे कि चलो तुम भी खा लो, तुम भी ऐश कर लो यार। लेकिन 2008 के बाद जो रेसेशन आया, आर्थिक मंदी आई 2008 की, उसके बाद से चीजें उतनी कंफर्टेबल नहीं हुई, दिक्कतें आना शुरू हो गई। मतलब जो स्टेबल कंट्रीज थी, जो इकोनॉमिक डेवलप कंट्रीज थी, वहां पर भी चीजें बड़ी दिक्कत आना शुरू हो गई। अब उनके लिए भी खाना जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा था, और पेंडेमिक की बात तो चीज और खराब हो गई है। अब क्या हो गया? अब खाना अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली लड़ाई तो होनी है। तो सेम कुछ ऐसा ही अब वहां पर हो रहा है। अब जो दंगे देखने हैं, आप देखे हैं, वो कुछ ऐसा ही था। अब यहां पर देखिए कि 2008 से पहले, 2008 के बाद जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो चेंजेस कैसे आया, ना कि 2008 से पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया में क्या। तो आप ये देखोगे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या क्या बदलाव आया है जीडीपी ग्रोथ में, कि कुछ कंट्रीज तो 5.74 बढ़ गई, 3.67 से बढ़ गई। अब ये कुछ कंट्रीज जो हैं, जो कि आप देख रहे हो, ये इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी कम हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्रांस को देखिए आप, -4.6, मतलब कि अब खाने खुद के पास खाने को नहीं है, और जिनके पास आप देख रहे हो तो बहुत कम ऐसा हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे
8% ग्रोथ रेट हो रही है। तो हर सब तो नहीं, लेकिन कुछ कंट्री देखिए, इटली देखिए -14.80 हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रियां हैं जो कि अब देखिए, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, हालत देखिए क्या क्या हो रखी है। तो अब खाने की दिक्कत वहां पर भी आ गई है। अब खाने की दिक्कत आ गई तो अब आदमी जो पहले जो नेटिव है, यानी कि जो उस देश का निवासी है, उसको पहले दिया जाएगा कि जो माइग्रेंट होके आया है उसको पहले दिया जाएगा। लड़ाई इस बात की हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, जब अब खाने को जब से दिक्कत आई तो अब ये देखो, एक ना ये ग्राफ आया है, सोर्स है करेंगे एनवायरमेंट ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर 2022 का डेटा है, जनवरी टू नवंबर का। इसमें देखिए इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स बनाए कि प्रोटेस्ट करने में कितने प्रोटेस्ट होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खिलाफ, यानी कि इकोनॉमिक प्रोटेस्ट कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए, हमें भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलना चाहिए, तो उसके लिए प्रोटेस्ट। तो अब देखो इसमें इंडिया का नाम भी है, तो इंडिया भी जो है यहां पर 10 of 100 मतलब कि बीच में था। लेकिन अब यूरोप को देखो, आप ये देखिए, आप फ्रांस स्पेन दोनों यहां पे क्या है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग, यानी कि इंडिया में जितने प्रोटेस्ट हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, उससे कई गुना फ्रांस और स्पेन में हो रहा है। और बाकी कंट्रीज भी हैं, जर्मनी है, ये बाकी कंट्रीज भी हैं, लेकिन फ्रांस में ज्यादा हो रहा है। क्यों? फिर वही कि स्पेन भी नेगेटिव में जा चुका है, फ्रांस भी नेगेटिव में जा चुका है। अब पैसे वहां पर नहीं हैं, अब थोड़े से पैसे हैं, वो किसको दिए जाएं, कि जो पहले से लोग थे उनको दिया जाए या जो माइग्रेंट्स हैं उनको दिया जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर समस्या है। तो आपके पास जब तक जेब में पैसा रहेगा तो आप सबको बांटोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपकी हालत खराब होगी तो आप किसको दोगे, ये बड़ा समस्या हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एंगल और लेते हैं, माइग्रेशन जो है रिलीजन से जुड़ा हुआ। जितने लोग माइग्रेंट हुए, अगर फ्रांस के संदर्भ की बात कर लेते हैं, फ्रांस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रांस की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको देखिए, हमारा ये फ्रांस है। ठीक है, अब फ्रांस ने जिस तरह ब्रिटेन ने कॉलोनीज बनाई थी, उस तरह फ्रांस ने भी बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी, यानी कि अफ्रीका में कई कंट्रियों के ऊपर राज किया था। ठीक है, जिसमें से अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिशिया, ठीक है, यहां पर कंट्रीज हैं, ये सब कंट्रीज हैं। तो यहां पर फ्रांस का रोल हुआ करता था। तो जिस तरह से भारतीय ब्रिटेन में जाके बसे, आजादी से पहले भी बस गए थे और उसके बाद भी लगातार ब्रिटेन में जाके बसे, क्योंकि उस तरह के कल्चर से हम लोग हैबिचुअल हो गए, हम लोग ब्रिटिश कल्चर से हैबिचुअल हैं, मतलब थोड़ा अंग्रेजी आ गई है, सब कुछ आ गया, उस तरह को हम समझ पाते हैं। इस तरह से फ्रांस और मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया के साथ भी यही था कि चूंकि फ्रांस ने इन पे कंट्रोल किया था, तो ये कंट्रीज के लोग भी थोड़ा समझ पाते फ्रांस को, तो उन्होंने अगर माइग्रेट करना तो सीधे जाकर फ्रांस को जाकर माइग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब चूंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहां पर इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो ये लोग जब गए तो एक तरह का जो बैलेंस था, यानी जो जिस तरह का सिस्टम बना हुआ था इन कंट्रीज के अंदर, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बहुत सारी तादाद में दूसरे धर्म के लोग भी आ गए, यानी कि मुसलमान जो हैं वो वहां पर पहुंच गए। अब वो क्रिश्चियन कंट्री थी। अब एक तो होता है नेचुरल प्रोसेस के धीरे धीरे हो रहा है, एक हो गया बहुत तेजी से ये कंट्रीज के लोग जो है यहां चले गए। ठीक है, तो एक तरह का जो रिलीजियस डिवाइड है वो भी डिस्टर्ब हो गया। एक 2015 तक का आंकड़ा है, यहां पे देखिए कि जो माइग्रेंट्स हैं, अब इमिग्रेंट्स जो हैं, परसेंटेज ऑफ इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन, ये बात कर रहा पॉपुलेशन की। आप ये देखो कि फ्रांस में लगभग 12% लोग इमिग्रेंट्स हैं, 12% लोग इमिग्रेंट्स हैं, स्पेन में 12.4% इमिग्रेंट्स हैं, पुर्तगाल में 7.9%, यानी कि उनकी पॉपुलेशन का अच्छा खासा तादाद जो है वो इमिग्रेंट्स है। और मुख्यतः इमिग्रेंट्स जो है फ्रांस के अंदर वो मुस्लिम है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री से आए, टर्की से आए, अल्जीरिया से आए, टूनिशिया से आए, मुख्यतः सब आए। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन जो है यहां पर गड़बड़ कर गई। अब देखो कि पूरे यूरोप के अंदर जो है इमिग्रेंट्स की कितनी पॉपुलेशन है। तो जर्मनी देखिए 14.5, ये बाकी देखिए, ये देखिए आप कितना ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स, अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अफ्रीकन कंट्री से आए, एशिया से आए, कुछ लोग आपस में भी ये लोग कर गए, इधर उधर कर गए। लेकिन जो प्रॉब्लम है फिलहाल समझिए कि चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, उनकी प्रॉब्लम ज्यादातर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें चल रहा है कि अफ्रीका से लोग वहां पे गए, सीरिया से गए, जॉर्डन से गए, फिलिस्तीन से गए, अफगानिस्तान से गए, अल्जीरिया से गए, मोरक्को से गए। तो मुख्यतः इनकी सबकी जो जनसंख्या है वो एक इस्लामिक जनसंख्या है। तो इन लोगों का जो अच्छी खासी तादाद यहां पर हो गई। ठीक है, अब पता है कि आपको जैसे ही चीजें अलग अलग धर्म जुड़ते हैं, ठीक है, तो दोनों के धर्म का कल्चर अलग होता है, सिस्टम अलग होता है। तो एक तरह का
एक तरह का फ्रिक्शन, एक तरह का लड़ाई झगड़ा, दंगे, ये सब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब यहीं से एंगल आता है पॉलिटिकल एंगल, जहां धर्म आ गया वहां पॉलिटिकल आ गया। अब फ्रांस की बात करते हैं। देखिए फ्रांस, हम पढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस ने अपने को बोला कि भैया हम सेकुलर कंट्री हैं, और कुछ खतरनाक सेकुलर कंट्री है, इंडिया भी सेकुलर है, लेकिन इंडिया पॉजिटिव सेकुलर है, यहां पर सभी धर्मों को बढ़ावा देता है। और फ्रांस बोलता है कि सभी धर्मों से दूर रहेंगे, तो नेगेटिव सेकुलर हो जाता है, वो नेगेटिव सेकुलर है, हम सबसे दूर हैं, धर्म मनाना अपने घर में मनाओ मत, ये फ्रांस एज अ कंट्री बोलता है। लेकिन जो माइग्रेशन हुआ उसने डेमोग्राफी बिगाड़ दी, और अब क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पावर्स जो है, पार्टीज जो हैं, अब वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिया। अब जो मैक्रोन इस फ्रांस के राष्ट्रपति समय हैं, ठीक है, उनको टक्कर देने के लिए जो उनके अपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन को, जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी राइट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वोट बैंक है। वो कहते हैं कि भले ही हमारा इतिहास रहा हो कि हम सेक्युलर कंट्री रहे हैं, लेकिन वोट बैंक तो वोट बैंक है, नेता नेता होता है, चाहे इंडिया का हो चाहे फ्रांस का हो, उसको अपना एक वोट बैंक ढूंढता है वो बैठ के। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वहां पर एक इस तरह का क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स का जो है वो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ठीक है, इसका क्या हुआ कि इस चीज क्योंकि एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, पिछले 10-15 साल के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है। दूसरा, इस तरह की राजनीति बहुत ज्यादा होने लगी है। कुछ जो हमले हुए, कुछ गलत एक्टिविटीज में जो इमिग्रेंट्स फंसे, क्योंकि बहुत आसान होता है इन लोगों को फंसाना। ठीक है, गरीब, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा लालच देकर भी कुछ भी कर सकते हो। तो फ्रांस के अंदर जो हुआ, या यूरोप में जो भी खतरनाक चीजें हुई हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, या जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उसने एक नेगेटिव अप्रोच डेवलप किया। और हुआ ये कि सन 2000 में, देखिए आप यहां पे देखिए, सन 2000 के अंदर राइट विंग की स्पेन, आयरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया ही है। राइट विंग मतलब उनका क्रिश्चियन पार्टीज, ठीक है, और लेफ्ट विंग जो बड़े लिबरल टाइप के होते हैं। पूरा यूरोप जो अभी तक ऐसा है कि ज्यादातर है, सन 2000 की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लेफ्ट विंग वाले हैं, जो धर्म को लेकर इतना मैटर नहीं करते। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर स्थिति चेंज हो जाती है, और आप देखो कि अच्छे खासे तादाद में चीजें हो जाती है। अब इसमें ग्राफ हो गया, लेकिन आप देखो कि लिबरल सिर्फ क्या रहते हैं, एक कंट्री में रह गए, फ्रांस के अंदर, और थोड़ा सा यहां पर रह गए। बाकी सब जो है मोर और लेस राइट विंग हो गए, मोर और लेस राइट विंग हो गए। सिर्फ फ्रांस और एक दो कंट्री हैं जो हल्के फुल्के रह गए हैं, बाकी लगभग पूरा यूरोप जो है वो राइट विंग हो गया, दक्षिणपंथी हो गया है। यानी कि अपने धर्म, अपने कल्चर को करने वाला। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स के खिलाफ वो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। जो माइग्रेंट्स हैं उसके धर्म के खिलाफ, उनके कल्चर के खिलाफ। तो एक तरफ माइग्रेंट्स हो गए, ठीक है, और एक तरफ लोकल लोग हो गए, तो दोनों अपने अपने धर्म की और उसकी बात करते हैं। और यही कारण है कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ जो राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब आपको यह बताना है कि हमारे देश में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी किसे कहा जाता है। एक एग्जांपल आपको देना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बाकी खत्म से पहले दोस्तों, 17 महीने का कोर्स जो है यूपीपीसी 2024 का मैं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आप चाहें तो 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी जितना था बता दिया मैंने आपको, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, और एक ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश की है कि क्या क्या डिफरेंट एंगल्स इस पूरे प्रोसेस के हो सकते हैं। अभी थोड़ा सा और देखते हैं, अगर कुछ ज्यादा एक्टिविटी होगी तो कुछ और नया वीडियो लेकर आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, और डिटेल में इसमें बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।